नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। योगी सरकार प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग करने और उसे समावेशी रूप देने के लिए बड़े फैसले ले रही है। सरकार महाकुंभ से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ साथ गैर सरकारी एजेंसियों का भी सहयोग ले रही है। इसके लिए सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में अभी तक सरकारी एजेंसियों के विचार ही समाहित होते थे, लेकिन अब योगी सरकार इससे एक कदम आगे जाकर गैर सरकारी एजेंसियों को भी इसमें शामिल करना चाहती है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताते हैं कि पर्यटन विभाग अधिक से अधिक लोगों को महाकुंभ से जोड़ना चाहता है। उनका ये भी कहना है कि हर किसी के पास एक बहुत बेहतर आइडिया होता है और हो सकता है कि वो अब तक सरकार तक ना पहुंच पाया हो। ऐसे लोगों के महाकुंभ से जुड़े आइडिया को सरकार के साथ साझा करने के लिए पर्यटन विभाग एक प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों के कुंभ के आयोजन से जुड़े आइडिया मांगे जाएंगे। इस प्रतियोगिता में सबसे अलग आइडिया देने वाले लोगों को पर्यटन विभाग प्रोत्साहित करेगा। उनका ये आइडिया महाकुंभ के आयोजन का अंग भी बनेगा। महाकुंभ के आयोजन से पूर्व प्रयागराज में पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और पब्लिसिटी के लिए पर्यटन विभाग कई तरह की तैयारियां भी कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज जी, जिस तरीके से योगी सरकार महाकुंभ को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और अब सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी एजेंसियां जो है उनका भी सहयोग लेने की कवायद कर रही है योगी सरकार, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, जो है उत्तर प्रदेश इस कुंभ को जो है जो अगले साल होना है 2025 में, उससे पहले एक बड़ी तैयारी है योगी सरकार की कि कैसे जो है इसको ग्लोबल तरीके से जो है ग्लोबल पहचान दी जाए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इसके लिए जो है ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए जो है योगी सरकार सरकारी संस्थाओं का तो सहारा ले ही रही है और ऐसे में गैर सरकारी संस्थाओं का भी जो है सहारा लेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन सबसे संवाद चल रहा है, गांव-गांव जाके वो बताएंगे। एक सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग है उसका प्रयोग इसमें किया जाएगा और ऐसे में हर उस संस्था से कहीं ना कहीं जुड़ाव है जो है पब्लिक के बीच में है, जिसका ग्लोबल रीच है, उसको भी जो है इसमें रखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसमें जो इन्फ्लुएंसर है उनको जो है इस कॉन्क्लेव किया जाएगा, उसमें बुलाया जाएगा ताकि सोशल मीडिया के साथ साथ जो है जो इन्फ्लुएंसर है कैसे जो है बताएंगे, कैसे ब्रांडिंग उसकी की जाएगी, उस पर खास फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ जो होटल उद्यमी है उनको भी जो है जो होटल मालिक उनको भी जो है निमंत्रण भेजा जा रहा है ताकि वो लोग आए और यहाँ की सुख सुविधाएं और तमाम उन पर जो है अपनी बात रखें। और जो पिछली बार जो कमियां थोड़ी बहुत रह भी गई थी उसको भी इस बार जो है पूरा कर लिया जाएगा। इस पर खासा ध्यान है और सोशल मीडिया के जरिए जो है शहरों को अगर देखा जाए तो शहर है उसकी स्वच्छता का अभियान वो चलाया जाएगा, क्योंकि प्रयागराज एक बड़ा शहर और उसमें स्वच्छता को लेकर भी पिछली बार जो है थोड़ी बहुत शिकायत थी, तो कहीं ना कहीं समझे जो आ रहे समझे कि कितने साफ इस जो है इस महाकुंभ गया है। क्योंकि ठीक है रामानुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर से पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट ने खास बातचीत की। इस दौरान अनिल राजभर ने कहा कि भारत रत्न पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिसने भी देश के निर्माण में योगदान दिया है उन सभी को भारत रत्न या किसी भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सियासी पारा चढ़ने लगा है और अब भारत रत्न को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े होने लग गए हैं और जिस तरीके से मांग हो रही है कि मुलायम सिंह जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुलायम सिंह को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, तो वहीं बसपा भी लगातार इसकी आवाज़ उठा रही है कि कांशीराम जी को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है अनिल राजभर जी, इनसे बात करते हैं। मंत्री सरकार में सर कैसे देखते हैं कि अब जो है भारत रत्न को लेकर सियासत
जहां सपा और बसपा दोनों ही कह रही है अपने दिग्गज नेताओं के लिए कि उनको भी ये सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ये अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हर वर्ग के अंदर एक उम्मीद का जागरण हुआ है। और उसी क्रम में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी सरकार से कोई उम्मीद कर रही है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, सकारात्मक है। और मैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब नेताजी जिंदा थे तब आपने कितना सम्मान नेताजी का किया है, ये भी पूरे देश ने देखा है। मोदी जी की सरकार ने तो उनको पद्म विभूषण दिया, सम्मानित किया। और बहुजन समाज पार्टी के नेताजी से भी मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही सम्मान कर सकती है, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। नहीं तो बसपा सपा दोनों के समर्थन से मनमोहन सिंह जी की 2 बार सरकार चली, लेकिन कभी याद नहीं आया कि नहीं, नेताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भी आज़ादी के कितने दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया भारत रत्न। तो कांसीराम साहब का हम लोग सम्मान करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में उनका देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मायावती जी धैर्य रखें, महापुरुषों के सम्मान को स्थापित करना मोदी जी की सरकार का एक हिस्सा है। अगर उनको विश्वास है तो विश्वास करें सरकार में। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके को लेकर जो इस सियासत के साथ साथ राम मंदिर को भी लेकर सियासत चल रही थी, लेकिन आज जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही जो है रामलला के दर्शन करने जो है अयोध्या पहुंच रहे। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ जा रहे हैं आपके चरण में, तो उनको सद्बुद्धि दें कि देश को गुमराह न करें। उनके ऊपर जो आरोप हैं भ्रष्टाचार के, ईडी का सामना करें, जांच एजेंसियों का सामना करें, अपने आप को निर्दोष साबित करें, यही अच्छा है उनके लिए। वहीं अगर बात की, राहुल गांधी की यात्रा छोटी हो गई है, कह रहे हैं कि बच्चों का एग्जाम है, इसके चलते जो है ये यात्रा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कम कर दी जा रही है ताकि जो है बच्चों का समय नुकसान हो। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में उनको मिलेगा कौन? आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद आज कांग्रेस मुक्त है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक नाम लेने को उनके यात्रा में चलेगा कौन उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा नहीं चलने वाली है, आगे चलेगी भी नहीं। अभी तो आप इम्तिहान का बहाना ले लिया और तब तक फिर अधिसूचना आ जाएगी, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो उनकी यात्रा कहीं चलने उलने वाली नहीं है, कोई जन समर्थन नहीं है, कहीं किसी का सहयोग नहीं है। वो बुरी तरह उत्तर प्रदेश की धरती पर वो अकेले घूमते, इस बात का एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को स्थगित किया। वहीं जो है आरएलडी और माना जा रहा है कि आज जो है गठबंधन तय हो सकता है। मुजफ्फरनगर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और आरएलडी का भी बड़ा कार्यक्रम जो है खतौली में है। तो क्या लग रहा है कि आज ये नींव जो है वहाँ से पड़ जाएगी, क्योंकि जाट लैंड है? नहीं, पूरा किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और सब लोगों का, ये गरीबों का, मजदूरों का, सबको इंतज़ार है। गलत जगह राजनीति हो रही थी, अब लोग इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत जी चलें, इसी में किसानों का भी भला है और गरीबों का भी भला है, पूरे प्रदेश और देश का भला है। अगर वो आते हैं तो हम लोग दिल खोल कर अभिनंदन उनका करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे अनिल राजभजन, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से भारत रत्न को लेकर सियासत हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर उन महापुरुषों का सम्मान कर रही है जिन्होंने देश को बनाने में, देश को बढ़ाने में योगदान दिया है। कैमरा हेमंत यादव के साथ रामनुज भट्ट, FM न्यूज़, लखनऊ। सियासी पारा चढ़ने। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु, पद्म विभूषण श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां उन्होंने रविवार की रात सीएम योगी से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया, जिसके बाद आज सद्गुरु जग्गी वासुदेव अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि ये 500 वर्षों का संघर्ष है, ये भारत के लिए एक सभ्यता और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय के बारे में नहीं है, ये एक
सभ्यतागण पहलू है। भगवान राम भविष्य के लिए प्रेरणा है। Well, it's been over 500 years of struggle, and this is a civilizational moment for Bharat. It's a very important moment, and this is not about one community against another. This is a civilizational aspect. Ram is a figure from the past, but an inspiration for the future. Well, देश भर में आम चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने का समय शेष बाकी है। वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। इसके लिए जनसभाएं, रोड शो और रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में आगामी 17 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भदोही पहुंचने वाली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 17 फरवरी को भदोही जिले में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल भदोही और मिर्जापुर जिले के लोगों से मिलेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चोरी इलाके के कंधिया रेलवे फाटक से जिले में प्रवेश करेगी। शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उधर बागपत पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबके प्रयत्न से देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। रालोद गठबंधन पर बीजेपी सांसद ने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है और वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के आदेश पर ही काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत में सेंट एंजल्स और गेटवे स्कूल में मनाए जा रहे वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव पर चुप्पी साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के आदेश पर ही काम करेंगे। इतना प्रश्न, कठिन प्रश्न है कि इसका उत्तर जो है मेरे पास नहीं है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना ये है कि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सबका साथ होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए ताकि इस देश को हम विश्व गुरु पुणे बना सके। सांसद जी, रालोद का अगर भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो आपका कदम बागपत लोकसभा क्षेत्र में क्या रहेगा? देखिए, ये तो जो बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिसने 2014-2019 में आपने यहाँ जीत हासिल करी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे पक्का? देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उसी के बड़ी खुशी से उस पर काम करूंगा। इतना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई जनवरी 2024 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद एटा को तीसरा स्थान मिला है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा बैठक में जनपद एटा शीर्ष 5 में शामिल है। विकास कार्यक्रमों, राजस्व प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रतिदिन चतुर्थ स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राजनीति सफल हुई है। नवंबर माह में भी तृतीय रैंक मिली थी। दिसंबर में 14वीं रैंक के बाद जनवरी 2024 में तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। दिसंबर माह में जनपद को मिली 14वीं रैंक में खराब प्रगति वाले विभागों की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी ने जनपद की शीर्ष 5 में शामिल होने और प्रदेश भर में तीसरा स्थान मिलने पर जनपद के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाजापुर में थाना जैतपुरी पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 किलो 16 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम के साथ झारखंड के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर झारखंड राज्य के जिला चतरा के थाना
पत्थलगड्ढा क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र कुमार और दयानंद कुमार हैं। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन लोगों को झारखंड के रहने वाले दयाशंकर और रवि ने यह अफीम शाहजहांपुर में सप्लाई करने के लिए दी थी और कहा था कि करकोर भट्टे के पास पीली टी शर्ट पहनकर और दातागंज रोड पर बनखंडी पुलिया के पास लाल टी शर्ट पहने जो व्यक्ति आए उसे अफीम दे दीजिए। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना जैतीपुर को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा 2 अभियुक्तों महेंद्र एवं दयानंद को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 2160 ग्राम अफीम रिफाइंड क्वालिटी की बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। उधर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक घटना हो गई है। आगरा की ओर से नोएडा जा रही प्राइवेट वोल्वो बस का पहिया अचानक पंचर हो गया। इससे बस अनियंत्रित होकर सड़क पर तिरछी हो गई। इसी बीच पीछे से आ रही एक स्विफ्ट कार उसमें जा भिड़ी। घटना सोमवार सुबह करीब 7:45 बजे हुई। देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम भी लग गया। सूचना पर दमकल पहुंची, तब जाकर आग विकराल रूप ले चुकी थी। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना में बस सवार यात्री तो सुरक्षित निकाले गए, लेकिन कार सवार 5 यात्री उसी में जल गए। अभी कार और मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। ये थाना महावन क्षेत्र में आगरा नोएडा पटरी पे माइलस्टोन 117 के पास आज मॉर्निंग में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस और स्विफ्ट गाड़ी के बीच में टक्कर हुई है। अभी तक की जांच में ये बताया जा रहा है कि संभवतः जो आगे जो बस चल रही थी उसका टायर फटा और उसका संतुलन बिगड़ा और वो टर्न कर गई और पीछे से जो स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी उससे उसकी टक्कर हुई और तत्काल दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में जो लोग सवार थे वो सुरक्षित निकल गए, परंतु गाड़ी में काफ़ी तेज़ी से आग लगी थी, तो उसके अंदर जो लोग थे वो झुलस गए हैं। बताया जा रहा 5 लोग जो है अंदर झुलसे हैं। अभी एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन इसमें हुआ है, उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। हम पहले तो कलकत्ता से उठे थे, उधर बिहार आकर फिर दूसरे बस में दिल्ली मेल के टिकट कटे थे ना, तो इसमें आ रहे थे बिहार से। क्या हुआ था? हाँ, हम तो भाई सब ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक गाड़ी डाय में मोड़ गया और वो जो कार था ना, कार आकर घुस गया। तो एक्सीडेंट वगैरह वो ऐसा बस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हम किसी को चोट नहीं लगा। लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा पहले तो देखा कि बहुत आग लगा हुआ था, वो कार से आग का स्टार्टिंग हुआ। घटना ये हुई कि इससे पहले जो एक ढाबे पे रुकी थी बस, ठीक है, बस वहां से चली तो अचानक क्या हुआ कि शायद वो अपने में बात कर रहे थे, वो सब खलासी कंडक्टर ड्राइवर वगैरह, तो वो कोई बोला कि आगे कुछ इंटरप्शन है तो गाड़ी यहाँ से मोड़ लो, तो वो सब धीरा किया तो एक ड्राइवर बोला कि नहीं मत मोड़ो, जो कुहासा है। तो फिर एक और बोला कि नहीं मोड़ो, तो फिर मोड़ने लगा। तो गाड़ी जैसे ही मोड़ने लगा तो उधर से अचानक हम तो पढ़ रहे थे भैया, हम एग्जाम देने जा रहे थे एसओ का, तो अचानक आवाज हुआ तो उधर से गाड़ी शायद वो छोटी वाली जो 4 व्हीलर होती है ना, वो टक्कर मारी और टक्कर जो लगता है। लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में एक लापता किशोरी का शव शक्त विक्षक्त अवस्था में गन्ने के खेत में मिला। लापता किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार किशोरी कई दिनों से घर से लापता थी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। अब खबर बिजनौर से, जहां पर अनियंत्रित होकर कंटेनर पुलिस चौकी पर पलट गया। पूरा मामला थाना नहटौर क्षेत्र के हल्दौर चौराहे का है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घायल होने से बचे। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है।
अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बीते वर्ष नकली खाद का काला कारोबार करने वाले चर्चा का विषय बने रहे थे। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी की और नकली खाद के काला कारोबारियों को जेल भी भेजा गया था। इसके बावजूद भी लखीमपुर खीरी जनपद में नकली खाद का काला कारोबार फल फूल रहा है। ताजा मामला गोला थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव का है, जहां पर एक खाद व्यापारी की दुकान पर ट्रक से खाद उतारी जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर गोला कोतवाली पुलिस सहित कृषि विभाग बांकेगंज के अधिकारी अनूप कुमार मौके पर पहुंचे और खाद के पैकेट देखने पर नकली खाद होना शक जाहिर करते हुए खाद कब्जे में ले लिया और जांच के लिए मुख्यालय भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। नकली खाद पकड़ी गई नहीं, अभी ये इसका पूरा मामला अभी जांच होगी, लैब में जाकर परीक्षण होगा तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नकली ही है ऊपर से देखने पर, लेकिन ज़्यादा क्लियर तब हो पाएगा जब वहाँ लैब पर परीक्षण होगा। अच्छा, ये जो अभी ट्रक में कितना माल होगा लगभग? अभी ट्रक में लगभग 20 से 25 बैग हैं, जिसमें सागारिका और रिजेंट वगैरह भरा हुआ है। अच्छा, बाकी और भी गोदाम में कहीं है इसका? हाँ, इसके अभी 4 दुकानें हैं, उसके अंदर माल है जो इसकी चाबी नहीं है, और कल देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तब तक के लिए कुछ इसका सीज किया जाएगा या क्या करता है? तब तक के लिए मथुरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर को गोली मारी, जिसके बाद नकाबपोश बदमाश ने घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अस्पताल ले जाते समय मैनेजर की मौत भी हो गई है। बता दें कि थाना जमुनापार इलाके के हयातपुर रोड का है। पूर्वा हवा चलने के कारण चटक धूप की तलखी फरवरी में ही गर्मी का एहसास कराने लगी है। इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में भी क्रमिक वृद्धि का दौर शुरू हो गया है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने सोमवार शाम से प्रदेश में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। यह बारिश कहीं हल्की तो कहीं तेज हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में पारे में तेजी का यह दौर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 11 डिग्री के बीच रहा, जबकि दिन का तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से अधिक रहा है। बहराइच में सर्वाधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि से जुड़े जानकार लोगों का कहना है कि अगर इतनी तेज धूप बनी रहेगी तो इसका असर गेहूं की फसल पर बढ़ेगा। फसल के लिए आवश्यक है कि अभी सर्दी पड़ती रहे। सुल्तानपुर जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सजायाफ्ता कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। कोतवाली नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम में भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक कैदी अमेठी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली अंतर्गत मर्दानपुर निवासी तौफीक की जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। तौफीक सजायाफ्ता कैदी है। कैदी की जेल कैंपस में मौत से सनसनी फैल गई। जेल प्रशासन ने परिवार वालों को सूचना देते हुए कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पंचायतनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ एक बंदी सिद्धदोष बंदी फारूक उर्फ तौफीक, जिनकी उम्र 77 वर्ष की, एक आजीवन कारावास से दंडित होकर जुलाई 2022 से यहाँ कारागार में निरुद्ध थे। उनको सांस लेने में दिक्कत होने का जब मामला आप संज्ञान में आया तो उनको तत्काल जो है जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर जो है इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र थी उनकी और कहाँ के रहने वाले थे? एज उनकी लगभग 77 वर्ष थी। ग्राम मर्दानपुर, जनपद अमेठी के निवासी थे। यहाँ एक बंदी सिद्धदोष। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।